सो है गेस वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी जाकर आप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों आज के दिन हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहने वाली है। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न है कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट, जो कि आज के दिन हमें सुनने को मिलने वाले हैं, जो कि आप देख भी सकते हो यहाँ पर। अब इंपॉर्टेंट ये है कि आज के दिन जो कंपनी के रिजल्ट आएंगे उसको लेकर मार्केट के एक्सपेक्टेशंस क्या है। तो देखो, अगर मार्केट के एक्सपेक्टेशंस की डेटा की बात करें तो अभी तक कहीं भी इसका डेटा पब्लिश है नहीं, तो उससे हमें ये तो नहीं समझ आएगा कि मार्केट क्या उम्मीद करके चल रही है। बट ठीक है, कंपनी ने जो पास्ट में नंबर दिखाए हैं, कंपनी के जो प्रेजेंट वैल्यूशन है, उस बेसिस पे हम कंपनी के नंबर से क्या उम्मीद कर सकते हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, लास्ट क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ हमें 29% से देखने को मिले थे, और उससे पिछले क्वार्टर में 28% से देखने को मिले थे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो मतलब पिछले 2 क्वार्टर में कंपनी ने ग्रोथ अपनी अच्छी दिखाई है रेवेन्यू में। बट प्रॉफिट की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर रेवेन्यू वाला परफॉर्मेंस नहीं है। लास्ट क्वार्टर में प्रॉफिट देखोगे तो 50 करोड़ था, उससे पिछले क्वार्टर में भी प्रॉफिट हमें 50 करोड़ ही देखने को मिल रहा था, जिसको अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन करें तो दोनों प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें डी ग्रोथ ही रिपोर्ट करता हुआ दिखा था। तो एक तरह से हम सिंपल सा उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार कंपनी के अगर प्रॉफिट अच्छे देखने को मिले तो ही कंपनी के रिजल्ट हम अच्छा कंसिडर करेंगे, सिर्फ रेवेन्यू को देखकर हम खुश नहीं होंगे। अब देखो दोस्तों, पिछले कुछ टाइम का रिकॉर्ड है, इस कंपनी के जो ईपीएस हैं वो कंसिस्टेंट आपको नीचे जाते हुए देखने को मिल रहे हैं, जिस वजह से वैल्यूएशन भी काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हुआ है इस कंपनी का। एक टाइम पे 140 के पी पे ये कंपनी दिख रही थी और अभी के टाइम पे करीब 40 के पी के आसपास दिख रही है। तो वैल्यूएशन करेक्ट कब होता है? जब ग्रोथ कंसर्न होता है, और वो अभी पिछले कुछ टाइम से हमें देखने को मिला भी है। तो देखो, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि किसी भी कंपनी के ईपीएस में जब तेज़ी देखने को नहीं मिलती है और स्टॉक में अगर तेज़ी आती है तो उस केस में क्या है कि कंपनी के वैल्यूएशंस काफ़ी तेज़ी से ऊपर चले जाते हैं। बट अभी क्या है कि स्टॉक में भी करेक्शन है, ईपीएस में भी करेक्शन है, ठीक है। और इस केस में क्या है कि कंपनी के जो वैल्यूएशन है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से गिरते हुए नहीं दिखे हैं, क्योंकि ईपीएस भी नीचे आ रहा है इस वजह से। बट अगर मान लो यहाँ पर ईपीएस और नीचे आ जाता है तो उस केस में काफ़ी कम पॉसिबिलिटी रहेगी कि 40 की पी पे ये कंपनी आपको सस्टेन करती हुई दिख जाए। बट यही ईपीएस अगर यहाँ से थोड़ा ऊपर जाता है तो उस केस में इस कंपनी की जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स हैं उसमें कुछ हम रिकवरी उम्मीद कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर नंबर कंपनी के पिछले बार से अगर ख़राब रहते हैं तो फिर करेक्शंस और भी बढ़ सकती है। 40 की पी सस्टेन हो पाना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। बट जैसा कि कंपनी के मैनेजमेंट ने बताया है कि हम अगले क्वार्टर में भी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रिपोर्ट करने वाले हैं। अब वो ग्रोथ पता नहीं वो सिर्फ रेवेन्यू में दिखाना चाहते हैं या फिर प्रॉफिट में भी दिखाना चाहते हैं, क्योंकि प्रॉफिट में तो दिख ही नहीं रहा है। अगर पिछले 1 साल का भी नंबर देखोगे तो पिछले 1 साल का प्रॉफिट ग्रोथ तो नेगेटिव में है। तो इसको पॉजिटिव करने की ज़्यादा ज़रूरत है कंपनी को। इसको अगर पॉजिटिव कर लेती है इस Q4 में तो नंबर अच्छा कंसिडर किया जाएगा, और नहीं आता है तो फिर नंबर को ख़राब कंसिडर किया जाएगा। अब इन सारी चीज़ों का मतलब है, सभी चीज़ें मैंने आपको एजुकेशन के लिए दी है, ना कि किसी भी तरह का रिकमेंडेशन है, तो आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर लेना। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने का दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि हमारा चैनल टाइप किया है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट मिस्टर कुलनीत सिंह के साथ, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अब चैनल को ज्वाइन करते हैं तो इनकी जो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं आपको इस चैनल पे देखने को मिलती है, जिसमें ये आपको चार्ट्स वगैरह शेयर करते हैं जिससे आपको आइडिया लगता है। और उसके अलावा दोस्तों काफ़ी सारी कॉल्स एंड अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इन सारी चीज़ों का बेनिफिट आप ले सकते हैं। अभी रिसेंटली काफ़ी सारी कंपनी का चार्ट्स वगैरह इन्होंने अपडेट किया था, जिसको आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। और इसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी का कॉल्स वगैरह भी इन्होंने दिया था, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट वगैरह कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन करो, सभी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिलती हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। अगली कंपनी का नाम है टाटा मोटर्स लिमिटेड। हैप्पीएस्ट माइंड आज के दिन अपने Q4 की वजह से फोकस में है, तो कल के दिन टाटा मोटर्स भी अपने Q4 की वजह से फोकस में रहेगी, क्योंकि कल है 13 मई और कल के दिन टाटा मोटर्स के Q4 के रिजल्ट हमें देखने को मिलने वाले हैं। अब इस रिजल्ट की बात करें तो इसके स्टैंडअलोन नंबर्स जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, कंसोलिडेटेड नंबर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और कंसोलिडेटेड नंबर्स को भी अगर फिल्टर आउट करोगे तो उसमें एक सब्सिडरी है JLR,
जो कि 70% से भी ज़्यादा रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करके देती है टाटा मोटर्स को, उस पर सबसे ज़्यादा मार्केट का ध्यान रहेगा, उसके नंबर्स कैसे हैं और साथ में उसके गाइडेंस कैसे हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। अब देखो दोस्तों, लास्ट वीक कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें सुनने को मिली थी यूके और यूएस गवर्नमेंट के बीच में, जिसमें मेंशन किया गया था कि इन दोनों के बीच में एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट हमें देखने को मिला है, जिससे क्या हुआ है कि अगर इन दोनों कंट्री एक दूसरे से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती हैं तो उसके ऊपर एक फ़िक्स टैरिफ लगने वाला है कुछ पर्टिकुलर अमाउंट पे, और वो अमाउंट अगर वो क्रॉस करती है तो फिर आपको टैरिफ बढ़ता हुआ दिखेगा। अब देखो दोस्तों, डिटेल आपको यहाँ पर मेंशन देखने को मिलेगा कि अगर 1 लाख व्हीकल यूएस में इंपोर्ट होता है, यूके से जाता है यूएस में इंपोर्ट होता है, तो फिर उसके ऊपर 10% का ड्यूटी लगने वाला है। बट 1 लाख का जो व्हीकल्स का नंबर है, ये अगर क्रॉस करता है 1 लाख के ऊपर जाता है, तो फिर ये 10% का जो नंबर है वो 25% में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 25% की टैरिफ फिर उसके ऊपर लगेगी। अगर आप 10% से भी खुश हो रहे हैं तो आपको खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले के मुकाबले अगर अब का रिकॉर्ड देखोगे, मान लो अगर 1 लाख व्हीकल से ही जाता है तो 10% का टैरिफ तो लगेगा, बट पहले कितना लगता था? सिर्फ 2.5%। तो पहले के मुकाबले अभी भी देखा जाए तो एक्सपोर्ट महंगा ही है, बट जितना महंगा हो सकता है उतना महंगा नहीं है। तो ये एक तरह से देखा जाए तो ऐसा हम नहीं बोल सकते कि बहुत ही कमाल की न्यूज़ है, इससे तो नंबर नेक्स्ट लेवल हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। नंबर्स में जितनी गिरावट की उम्मीद थी, में भी हमें उतना गिरावट देखने को ना मिले। तो इस वजह से जो ब्रोकरेज हाउस वॉल्यूम डाउनग्रेड कर रहे थे इसके जेएलआर के, वो हो सकता है कि Q4 के अर्निंग्स के बाद वॉल्यूम में थोड़ी सी अपग्रेड आपको करते हुए नज़र आ जाए। एक और डेटा मैं बताना चाहूँगा आपको, जिसमें मेंशन किया गया था, अगर हम 2024 की बात करें तो जेएलआर जो टोटल एक्सपोर्ट की थी यूएस पे अपने व्हीकल्स को, वो था 1.02 लाख, यानी कि अच्छा खासा बोल सकते हैं। अब मान लो इतना ही वो अगर करती है तो 1 लाख तक पे तो 10% का टैरिफ उनको देना पड़ेगा, जो कि पहले उनको 2.5% देना पड़ता था। अब 10% उनका कार महंगा होगा, और उसके ऊपर अगर मान लो कुछ भी नंबर आता है, लाइक 200 आता है, 2000 आता है, जो भी, तो उसके ऊपर 25% का लगेगा। तो मेजॉरिटी नंबर जो है वो एक तरह से बोल सकते हैं 10% के स्लैब में आएंगे, और उसके बाद के जो नंबर है वो 25% के स्लैब में आएंगे। तो ठीक है, आप देखते हैं कि इन सारी चीज़ों के बाद टाटा मोटर्स और उनकी जो सब्सिडरी है उससे रिलेटेड क्या कमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं मैनेजमेंट की तरफ से, और उसके बाद ब्रोकरेज हाउस क्या कमेंट्री देते हैं। बट इन सारी चीज़ों के बाद दोस्तों, इसकी जो बैलेंस शीट है वो और भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2024 के फाइनेंशियल ईयर तक ये डेट फ्री हो जाएगी, ऐसा इसके मैनेजमेंट ने बोला था। बट 2025 का फाइनेंशियल ईयर आ चुका है, ख़त्म भी हो चुका है, लास्ट क्वार्टर बाकी है, और फर्स्ट हाफ तक की बात करें तो 1 लाख करोड़ के आसपास का कर्जा अभी भी टाटा मोटर्स के ऊपर है। तो डेट कंपनी कितना रिड्यूस करेगी उसे भी देखना इंपॉर्टेंट है। 2-3 साल पहले तो लगभग 1.5 लाख करोड़ के आसपास का डेट था, अभी 1 लाख करोड़ के आसपास है, बट अभी भी बहुत बड़ा नंबर है ये। आगे चलकर हो सकता है इसको और भी मैनेजमेंट कम करती हुई नजर आए। तो चलिए बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है BSC लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी जाकर ज्वाइन करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों, BSC की बात करें तो हाल ही में इसने अपने Q4 के अर्निंग्स काफ़ी बवाल रिपोर्ट किए थे, बट उसके साथ कंपनी ने आपको डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट सुनाई थी, जिसमें बताया था कंपनी ने कि 5 रुपये का हम स्पेशल डिविडेंड दे रहे हैं और 18 रुपये का हम फाइनल डिविडेंड दे रहे हैं। तो रिकॉर्ड डेट इसका इसने सेट किया था 14 मई का, यानी कि 13 मई तक जो भी शेयर होल्डर रहते हैं इस कंपनी के, वो पूरी तरह से इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप डिविडेंड के लिए खरीदने चले जाओ, ये एक तरह से बोल सकते हैं उनके लिए जो पहले से कंपनी के शेयर होल्डर हैं। डिविडेंड के लिए खरीदने जाओगे तो हो सकता है आपको हो जाए लॉस, क्योंकि BSC का जो शेयर प्राइस है उसमें 50 पॉइंट की भी वॉलेटिलिटी बहुत ईजिली आपको देखने को मिल सकती है। तो ये छोटा नंबर लेने के लिए बड़ा नंबर गंवाने का फैसला पूरी तरह से बोल सकते हैं गलत होगा। तो इस वजह से डिविडेंड को देखकर इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बट जिनको BSC में लॉन्ग टर्म में ग्रोथ लगता है, वो अगर डिविडेंड का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो कल तक अगर वो बाई कर लेते हैं तो पूरी तरह से वो एलिजिबल हो जाएंगे डिविडेंड के लिए। बट हाँ, मैं किसी भी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ये सारी चीज़ें उनके लिए है जो लॉन्ग टर्म के लिए BSC को देख रहे हैं। बट अगर नहीं देख रहे हैं तो आप इग्नोर भी कर सकते हैं। अब दोस्तों, BSC की बात करें तो हाल ही में जो इसने अपनी Q4 के अर्निंग्स रिपोर्ट किया, उसमें एक अच्छी बात ये रही कि EPS में जो आपको तेज़ी देखने को मिली, उस तेज़ी की वजह से ये कंपनी अर्निंग से पहले जो 90 की पी पे देखने को मिल रही थी, वो पी गिरकर आपको 70 के आसपास आता हुआ देखने को मिल गया। मैंने आपको बहुत बार बताया भी है कि किसी भी कंपनी के मान लो EPS अगर ग्रो नहीं हो रहे हैं और शेयर प्राइस अगर सिर्फ ऊपर जा रहा है, तो उस केस में क्या है कि उसकी जो वैल्यूशन है वो काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाने लगेंगे।
और वही किसी कंपनी की ईपीएस अगर ऊपर जा रही है, शेयर प्राइस भी ऊपर जा रहा है, तो उस केस में क्या है कि वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होगा, वैल्यूएशन एक जगह पे स्टेबल रहेगा, थोड़ा धीरे ही ऊपर जाएगा। और जिसका थोड़ा धीरे ऊपर जाता है उसमें स्टेबिलिटी आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। बीच में आपको देखने को मिला था बीएससी के वैल्यूएशंस काफ़ी तेज़ी से ऊपर देखने को मिले, फिर उसमें काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी भी देखने को मिली क्योंकि लास्ट Q3 में इसने अर्निंग्स वैसे रिपोर्ट नहीं की थी इस वजह से। बट Q4 में देखो ज़बरदस्त अर्निंग्स आया, ईपीएस काफ़ी तेज़ी से ऊपर गया, इस वजह से वैल्यूएशंस आपको नीचे आते हुए देखने को मिल गए क्योंकि ईपीएस के ऊपर जाने की वजह से वैल्यूएशंस नीचे आ जाते हैं और ईपीएस के नीचे जाने की वजह से वैल्यूएशंस ऊपर चले जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो चलिए इन सारी चीज़ों के बाद बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है कोफोर्ज। रिसेंटली 1:2 के रेशियो में कंपनी ने स्प्लिट दिया था। अब उसका रिकॉर्ड डेट कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया है दोस्तों, जो कि है 4 जून का, यानी कि इस डेट से पहले जो भी शेयर होल्डर होगा कंपनी का वो पूरी तरह से एलिजिबल होगा इस स्प्लिट के लिए। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक ये न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। शेयर होल्डर नहीं है इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी किसी भी तरह का ये रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था। आपको वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।